नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा लोकतंत्र की, अपने प्रजातंत्र जमहूरियत की, उसके मूल मंत्र की। बचपन में ही हमें पढ़ाया जाता है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र है क्या? जनता जिसे चाहे, जिसे बनाए, वही सरकार में जाता है। जनता जनार्दन है। लोकतंत्र का कोई भगवान है तो वो आप हैं, आम जनता। लेकिन ये कोरी कागजी बातें हैं क्या? किताबी बातें हैं क्या? दरअसल आप एक दिन के लिए, जिस दिन वो बटन दबाना होता है, उस दिन आपको भगवान माना जाता है। बाकी तो असल भगवान इस लोकतंत्र के और इस कलयुग में लोकतंत्र के तो हमारे चुने हुए नेता ही हैं। वही भगवान है। और यह बात एक बार फिर उभर कर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार वो कह रहे हैं वोट दे दिया तो मालिक मत बन जाओ। ये मत समझो तुम बॉस हो या मैं कोई खेतीहर मजदूर हूं। यानी कि भगवान तो हम हैं। वोट देने से कुछ नहीं होता। वोट दे दिया तो भाई सर पर बैठोगे और क्या करोगे? वो फिल्मी डायलॉग यहां पर मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। बात यहां तक भी होती तो समझ में आती, पर संजय गायकवाड़ हैं, विधायक हैं, महाराष्ट्र में ही बुल्ढाना से, सत्ताधारी पक्ष के, महायुति के, शिवसेना शिंदे गुट के। वो कहते हैं अरे तुम्हारी औकात क्या है, 2-2 हजार रुपए में तो बिक जाते हो, तुमसे तो अच्छी वेश्या हैं। आम जनता, वो जनता जनार्दन, वो लोकतंत्र का भगवान, उसे कह रहे हैं वेश्या हो तुम। अरे पैसा फेंको, तमाशा देखो, तुम्हें तो पैसा फेंकते हैं। और ये पैसे का ये जो गुरूर, ये दंभ जो नेता दिखाते हैं, सरकारें दिखाती हैं, और हम पत्रकार भी सवाल नहीं करते। अरे पैसा है किसका? हमारा ही तो है। प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, फलाने मंत्री ने सौगात दे दी हजारों करोड़ की, अपनी जेब से दे रहा है कोई। आज मैं बात करने वाला हूं लोकतंत्र का असली मालिक कौन है, भगवान कौन है। हमें बताया तो यह जाता है, जुबानी जमा खर्च जो किया जाता है कि भाई लोकतंत्र जनता के लिए, जनता की मर्जी से और जनता के भले के लिए चुना जाता है, और जनता ही चुनती है। तो भगवान दरअसल जनता है, आम आदमी है। लेकिन रियलिटी चेक भी होता रहता है, पता लगता रहता है कि किताबी बातें हैं ये महज। और इस बार आईना दिखाया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने। बारामती में अपने स्ट्रांग होल्ड, अपने गढ़, अपने इलाके में थे। लोग मिलना भी चाह रहे थे, वो भाषण दे रहे थे। एक आम आदमी वो पहुंच गया ज्ञापन लेकर। क्रोनोलॉजी समझिए। मांगे, कुछ दरकार होगी। भाई चुना किस लिए है? प्रतिनिधियों को हम चुनते क्यों हैं? कि हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी जरूरतें, हमारे सरोकारों को आप पूरा करेंगे। वरना हो कौन भाई आप? हमारे पैसे से ही तो सत्ता का सुख आप भोगते हो। वो लाल बत्ती टाएं टाएं करते हुए घूमते हो, महलों में रहते हो, हवाई जहाजों में उड़ते हो, चार्टर प्लेन्स और ये हेलीकॉप्टर्स कहां से आता है? तो वो साधारण सा व्यक्ति गया ज्ञापन लेकर। तो अजित पवार कहते हैं अरे वोट दे दिया तो क्या मालिक हो गए, बॉस हो गए? सुनिए क्या कहा अजित पवार ने। चेअरमनला विनंती करू तर चेअरमनला द्यायला लावू. त्याच्यावर काळजी करू नका. अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला.
का तालगडी काय झालं की मला और इसमें अगली लाइन ये कि क्या मैं कोई खेतीहर मजदूर हूं। अब सत्ता का चरित्र और मानसिकता समझिए इन नेताओं की। अरे वोट दे दिया तो मुझे मालिक और बॉस समझ लिया अपने आप को मेरा, और मैं क्या कोई खेतीहर मजदूर हूं। मतलब ये देश 94% हमारी अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल सेक्टर में है, 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है और उसमें ज्यादा मजदूर है। वो आम आदमी है तो इनको पीड़ा हो जाती है और कह रहे हैं मुझे खेतीहर मजदूर समझ लिया। वो इंसान नहीं है, वो आपको चुन लिया, आपने चुनने का एहसान करवा लिया आम आदमी से। यह मानसिकता है। ये गोरे चले गए, काले और गेहूं रंग के हमारे ही लोग आ गए, सत्ता पर आसीन हो गए, पर दरअसल क्या कोकोनट नारियल है ये, ऊपर से ही काले या गेहूं दिखते हैं, अंदर से ये सफेद। वही गोरों वाली मानसिकता। आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और इसी बात को और आगे बढ़ाया। संजय गायकवाड़ हैं, बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे के विधायक हैं। ये एक सभा में थे और सभा में ये क्या कहते हैं आम आदमी को, उनको बता रहे हैं तुम्हारी हैसियत क्या है, शराब मटन पैसा 2-2 हजार रुपए दो, तुमसे अच्छी वैश्या है। आम आदमी को वैश्या बता दिया। पैसे खुद बांटते हैं, शराब खुद बांटेंगे, लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे, रेवड़ियों के नाम पर पैसे देंगे, कहेंगे लाडकी बहन योजना है ये, महिला सम्मान है ये। फिर इतने सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करेंगे, जनता को बोलेंगे वैश्य। सुनिए, मेरे मन की कोई कोरी कल्पना नहीं है ये, सुनिए। आणि तुम्ही साधं एक मत मला देऊ शकत नाही, फक्त दारू मटन पैसे अरे 2-2 हजारात विकले गेले, 2-2 हजारात 5 हजारात याच्यापेक्षा मतलब दूसरे के पैसे, और तुम क्या कर रहे थे? और कोई तुम्हें वोट ना दे तो उसको वैश्य बताओगे। यह लोकतंत्र है। यह नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और यह कई महीनों से सिलसिला शुरू है। अभी 6 जनवरी आज की तारीख, कुंवर बृजेश सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कह रहे हैं हम बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते, श्री राम के वंशजों से वोट मांगते हैं। वर्गीकरण कर दे रहे। चलो इनकी अपनी राजनीति है। ओम कुमार हैं बीजेपी विधायक, यूपी में ही नेहटौर से। पिछले साल कहते पाए गए जुलाई के महीने में, जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। जिसने वोट दिया है बस उसी के ही काम होंगे। बीजेपी को 36-38% वोट मिले हैं केंद्र में, 62% लगभग 2/3 जनसंख्या ने आपको वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं होगा। आपके अगर तर्क गढ़े जाएं, उन्हें माना जाए। देवेश चंद्र ठाकुर हैं जेडीयू के सांसद। जेडीयू कहती है हम बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत लिबरल हैं, समाजवाद का ढोंग भी करते हैं। पिछले साल जून में कहते पाए गए यादव मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं करूंगा। पर हम थोड़ा विषयांतर भी हो रहे हैं। बात यह है कि नोट तो आप बांटते हो, आदत आपने बना दी। लाडकी बहन योजना में पैसे कौन दे रहा था, कौन बांट रहा था? 1500 रुपए अगस्त में, पिछले साल ही शुरू किया लोकसभा चुनाव के बाद।
संजय गायकवाड़, ये तो आप ही के तो नेता एकनाथ शिंदे थे, वो 1,500 बांट रहे थे और आप जनता को वैश्या कह रहे हैं। और पैसे तो जनता के ही थे। वादा तो यह भी था कि 2,100 रुपए कर देंगे सरकार बनी तो। सरकार तो बन गई है, वो अधिसूचना, वो नोटिफिकेशन कब जारी होगी 2,100 रुपए की? या दरअसल कुछ और ही हो रहा है? अब इस योजना में, लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये तुरंत फुरत ये योजना लागू की गई थी, अब शिकायतें आ रही हैं जी, और उनका निवारण हो रहा है। तो आयकर और परिवहन विभाग से डेटा मांगा गया है। अब बताया जा रहा है महिलाओं को सालाना आय 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इसकी लाभार्थी नहीं बन सकती। 4 पहिया वाहन का मालिक हैं अगर आप, तो भी आपको यह नहीं मिलेगी। अब वो कांट छांट होने लगी है। वो चालू भाषा में एक शब्द है डेढ़ शाणा। ये डेढ़ शाणापन है, ये चतुराई चालाकी होती है नेताओं की। पहले सब्ज बाग दिखाए, ये दे देंगे, अपनी जेब से नहीं देते, जनता से ही लेना है। एक कान ऐसे पकड़ो, एक घुमा के पकड़ लो, फिर उसे देने में भी आनाकानी। जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, कि चुनावी लोकतंत्र में मतदाता ही मालिक है। संजय राउत, वो कह रहे हैं लोकतंत्र को वैश्या कहने की भाषा शुरू हो गई है। छगन भुजबल कह रहे हैं, अजित पवार गुट के साथी हैं, आजकल नाराज चल रहे हैं, अजित पवार को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, मतदाता देश के मालिक। पर ये कुछ दाने डालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति चल पड़ी है, इसमें कुछ और बातें आपके सामने मैं पेश कर दूं। ये लाडकी बहन योजना और महिला सम्मान योजना, जो दिल्ली में भी 2,100 रुपए केजरीवाल देते घूम रहे हैं, इस सब की शुरुआत दरअसल लाडली बहन योजना से हुई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की थी। 28 जनवरी 2023 को लागू हुई थी। 1,250 रुपए इसमें दिए जा रहे थे। चुनाव भी जीत गए, हार के मुंह से जीत छीन लाए मामा शिवराज सिंह चौहान। 3,000 रुपए देने का वादा था। चुनाव तो खत्म हो गए 2023 में दिसंबर में, 25 आ गया, एक ही साल पूरा हुआ, 1 साल 1 महीना होने को आया। वो 3,000 धनराशि की जो वृद्धि है, उसकी ना कोई सूचना ना कोई अधिसूचना जारी की गई है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई गई थी। यह 2023 मई की बात है, सरकार जब बनी। 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाने थे। अब बीपीएल सूची में कटौती की गई है। कटौती कितनी? 22,63,000 महिलाओं के नाम काटे गए कि आप तो अयोग्य हो। पहले कैसे पहचान की थी भाई? अब नुकसान है, कर्ज है, या जो कहा गया उसमें मीन मेख निकालने लगे। पंजाब की भी बात कर ले, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी 2,100 रुपए पर तो विवाद खत्म ही नहीं हुआ। सरकार का ही विभाग सरकार की एक तथाकथित योजना के बारे में कह रहा है ये टोटली फर्जी है, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो 1,000 रुपए माहवार देने का वादा किया गया था। 2022 में चुनाव हुए थे पंजाब में, अभी तक तो दिए नहीं गए। और तेलंगाना की बात कर लें, यहां भी कांग्रेस की सरकार, महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया है। और उसके ऊपर जनता की लानत मलानत और कि बे हो कौन तुम। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, झुक झुक के प्रणाम, चुनाव में झुक झुक कर प्रणाम
मिली सत्ता, बने भगवान और नेता बांटे पैसा, फिर जनता को बताए वैश्या। यह हालत हो गई है। चर्चा में मेरे साथ एनसीपी का हमने जिक्र किया है, अजित पवार गुट के महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता भी बृजमोहन श्रीवास्तव। मैंने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का भी जिक्र किया, उनके मुख्य प्रवक्ता राजू वाघमारे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार भी रह चुके हैं अनुराग ढांडा, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, वो स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो बृजमोहन श्रीवास्तव, अरे वोट दे दिया तो बॉस या मालिक ना समझो, मतलब असल बॉस तो आप है ना, हैं? आप ही भगवान है, साष्टांग आपका ही करें, आपके आगे नतमस्तक रहें। संदीप जी, थोड़ा आपने इसको कुछ ज्यादा भावुकता के साथ इस मुद्दे को लिया है, खासतौर से आदरणीय अजीत दादा पवार के इस बयान को। देखिए कि अजीत दादा पवार जब अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करते हैं तो उस समय वो बहुत ही अपने ढंग से लोगों से, उनका एक तारतम्य रहता है, अपने ढंग से वो लोगों से बातचीत करते हैं। ये उनकी अपने स्टाइल है, कनेक्टिविटी। अच्छा। और उस कनेक्टिविटी में वो कई बार सटायर में भी कई बातें कहते हैं और उसको लोग वहां पे बहुत एंजॉय करते हैं, आनंदित होते हैं। और अगर अजीत दादा वैसी बात ना करें तो लोगों को लगता है कि आज दादा शायद खुश नहीं है। ये आप पता लगा लीजिए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी जो घटना है, ये किसी प्रकार की नाराजगी या किसी मतदाता को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये एक संवाद का उनका अपना तरीका है, उस संवाद में वो अपनी बातें कहते हैं। लेकिन इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उन्होंने किसी मतदाता की कोई उसको नीचा दिखाया या मतदाता की उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म मतलब किया ये भी है। कहा आप मुझे खेतिहर मजदूर बना दिया है। मतलब अरे मैं मजदूर हूं, मैं अजित दादा पवार हूं, अरबों की संपत्ति का मालिक हूं, देश का उप मुख्यमंत्री हूं। नहीं संदीप जी, ना तो उनमें अभिमान है, ना ही उन्होंने ये बात किसी गरूर के अंतर्गत कही है। वो लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। ये कोई चुनाव उन्होंने पहली बार नहीं लड़ा है, लगातार चुनाव जीते और हमेशा भारी मतों से चुनाव जीता है उन्होंने। वो इसीलिए कि उनका हमेशा मतदाता से उनकी कनेक्टिविटी रहती है। मैं सोचता हूँ कि इसको इस रूप में जिस ढंग से आपको लगा है, एहसास हुआ है आपको, मैं सोचता हूँ उस ढंग से देखना शायद बिल्कुल ही अनुचित होगा। ये एक अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ब्रजमोहन भाई, आप जो कह रहे हैं वो उनका अंदाज है, इस तरह से थोड़ा मजाकिया अंदाज में रहते हैं, बिल्कुल लोगों से कनेक्ट करते हैं। चलिए आपकी बात मैं फेस वैल्यू पर लेता हूं। ऐसा संवाद अजित दादा, मुझे एक दो थोड़ा सा मेरी याददाश्त को रिफ्रेश कीजिएगा, चुनावी प्रचार के दौरान इस तरह की बातें कभी करते पाए गए? चुनाव के दौर में भी वो बात करते हैं। आप एक बात बताइए, आपने उनका इंटरव्यू लिया था 1 to 1? हाँ लिया था। आप उसे याद करिए। हाँ। किस ढंग से उन्होंने अच्छा, चुनावी प्रचार में भी वो कहते हैं बॉस या मालिक नहीं है, मैं कोई खेतिहर मजदूर हूं, वोट दोगे तो कोई बॉस मालिक मत समझ लेना, ऐसा कहते थे। मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं, जिज्ञासा। नहीं, आप बिल्कुल जानना चाहते हैं। वहां कोई इस ढंग की मांग तो आती नहीं है, इस ढंग की स्थिति तो निर्मित नहीं होती है चुनाव प्रचार में। नहीं मानते तो हैं लोग, अरे भाई दादा ये करवा देना, हमारा खड़ंजा बिछवा देना, हमारे यहाँ नाली नहीं, हमारे यहाँ फलाना नहीं, ज्ञापन तो दिए जाते हैं चुनाव प्रचार में। तब कहा जाता है कि बॉस या मालिक मत समझो अपने आप को। मैं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में था संदीप जी, वहां इस ढंग की कोई डिमांड नहीं आती है। वहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और अलग ढंग से सारी बातें होती है। मैं सोचता हूँ कि इसको बहुत, आपने जिस ढंग से इसको लिया है तो थोड़ा सा इसको आप अच्छा चलिए, हाँ नहीं, अभी औरों से भी पूछूंगा। और संजय गायकवाड़ जो कह रहे हैं कि अरे शराब मटन पैसा 2-2 हजार में बिक जाते हो, तुमसे अच्छी वेश्या हैं, वो भी ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे, साधारण, ये बातचीत का तरीका है। आप ही के साथी है ना? नहीं, मैं उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी
नहीं, मैं उन पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि उसका परिप्रेक्ष्य मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम और मैंने जानकारी भी नहीं दी। संदर्भ मुझे तो ये लग बात रहा सच था, है मैं कि अपनी टीम से मतदाता भी के कह साथ रहा था कि आज तैयार रहिएगा कि हर बयान पे, मैंने कहा बृजमोहन भाई भी ये कहेंगे, राजू वाघमारे भी कहेंगे, संदर्भ समझिए, संदर्भ। मुझे पहले से ही थोड़ा आभास था कि संदर्भ मुझे आज बहुत समझाया जाएगा। इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात अपनी पार्टी की तरफ से बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा जिसपे कि हम किसी को सेलेबल, बिकाऊ या खरीदने वाला व्यक्ति के रूप में अगर निरूपित करें, उससे हमारी पार्टी कभी भी सहमत नहीं है। पार्टी सहमत नहीं है। कार्यकर्ता छगन या भुजबल, मतदाता और छगन नेता के भुजबल अभी बीच में जो एक आपके, संवाद की स्थिति, आप ही की पार्टी में है, कद्दावर नेता है छगन भुजबल, अभी पार्टी में ही है ना, अभी तो नहीं निकाले गए। हाँ बिल्कुल पार्टी में, और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। आपने तो कह दिया साधारण, वो ये उनका बोलचाल का तरीका है अजित दादा पवार का। छगन भुजबल कह रहे हैं अजित पवार को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, मतदाता देश का मालिक, खुद मालिक नहीं बनना चाहिए। देखिए, छगन भुजबल जी बहुत वरिष्ठ हमारी पार्टी के नेता हैं और वो अजीत दादा के साथ सालों से काम कर रहे हैं। उनको सलाह देने का अधिकार है, जो उन्होंने सलाह दी है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरी बात पे अजीत दादा भी खुद विचार करेंगे और भविष्य में मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई फिर से पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे और उसमें हाँ, तो हमारे ध्यान रखने आदरणीय वाली नेता बात है अजीत ना, दादा इस पवार तरह भी- से ये संदेश जाता है गलत कि आप हैं भगवान और बाकी आम आदमी वो तो मामूली कीड़ा मकोड़ा है, वो खेतिहर मजदूर है, उसको वही रहना है। मालिक से ऐसे कैसे कोई बात कर लेगा? संदीप जी, मैं एक बार एक ही मिनट आपका लूंगा। अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता हैं जो सुबह 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और लगातार लोगों को उपलब्ध रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की अगर वो बात कहते होते या इस प्रकार से वो लोगों को अपमानित करते, तो आज उनसे मिलने वालों की इतनी व्यापक संख्या नहीं होती। ठीक है, लगातार वो चुनाव ठीक है, जीतते हुए आ राजू रहे हैं, वो वाघमारे, इसलिए ठीक जीतते है, हुए आ ठीक रहे हैं है, तो कि जीत उनका इसलिए रहे हैं कि अपने मतदाता लोगों के साथ वो मान सम्मान भी रखते हैं, तो पर ये जुबान कुछ और कह रही है। और संजय गायकवाड़ का मतलब जनता को वैश्या ही कह दिया राजू वाघमारे कि तुम तो 2-2 हजार में बिक जाते हो। देखिए, कोई भी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हेलो, जी बोलिए। देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी नेता लोकतंत्र में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पार्टी के नेता जो एमएलए है संजय गायकवाड़ जी, वो इस तरीके की बयानबाजी के लिए बहुत ही चर्चित रहे हैं। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने भी उनको कई बार समझ दी है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये जो उनका बयान है ये उनका व्यक्तिगत है। हमारी पार्टी और हमारे क्यों रहे हो भाई नेता आदरणीय राजू एकनाथ भाई, जी शिंदे साहब, संजय गायकवाड़ को ढो क्यों रहे हैं आप? आपके नेता लाडकी बहन योजना, वो महिला सम्मान में वो योजना निकालते हैं और यहां पर जनता को ही वैश्या बता देते। ऐसी क्या लोड है, क्यों ढो रहे हैं फिर संजय गायकवाड़ को? निकालिए पार्टी से। ये नहीं, मेरी बात को जरा पूरी तरह से सुनिए। सबसे पहली बात, लाडली बहन योजना हमारे नेता ने निकाली थी। हम महिला की सम्मान की बात करते हैं, उनका आदर्श रखते हैं, उनको पूरी तरह से आदर करके बात करते हैं। इस तरीके की बातों का हमारे पार्टी के साथ या हमारे नेताओं के साथ कोई भी संबंध मैं नहीं तो है। संदर्भ, ये उनकी व्यक्तिगत संदर्भ टिप्पणी है अभी नहीं और नहीं ये संदर्भ को टिप्पणी समझिए ना खराब है। आप और संदर्भ ये समझा रहे हैं, टिप्पणी मैं के लिए- थोड़ा संदर्भ नहीं, समझा मेरी दूं। बात राजू सुनिए। भाई, राजू भाई, अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, पूरा तो करने दीजिए। हाँ। हम तो ओपनली कह रहे हैं कि ये गलत बात है, ये बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता ने कभी भी बहनों का सम्मान किया है, उनका आदर किया है। इस तरीके की नोटिस कोई दे दिया बयानबाजी पार्टी के कारण संबंध बताओ, में नहीं नोटिस आती दे दिया है। संजय ये गायकवाड़ उनका को? व्यक्तिगत टिप्पणी है। आपने और कारण ये बताओ, टिप्पणी नोटिस के दे लिए दिया? भी
ये उनके टिप्पणी के लिए भी, अरे सर हमको बात तो करने का मौका दीजिए, या तो आप बात कीजिए या हमें मौका दीजिए। आप बात कीजिए, हम सुनते हैं। कारण बताओ, नोटिस दे दिया। तो मैं जो बोलना चाहता हूं मुझे पूरा तो सुनने, पब्लिक को तो सुनने दीजिए। हम वापस कह रहे हैं कि शिवसेना का इस तरीके की बयानबाजी से कोई संबंध नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये खराब है। इस टिप्पणी के लिए हमारे पार्टी के नेता संजय गायकवाड़ जी के साथ बात करेंगे, उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करने की ताकीद देंगे। लेकिन पार्टी का जो ख्याल है वो महिलाओं के प्रति हमारे विचार उच्च दर्जे के, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में लेके आए, आपने पहले कहा कि लोकसभा में हारने के बाद ये योजना लेके आई। हाँ। भाई साहब, इस तरीके की योजना लेके आने के लिए पूरे 1 साल का प्रबंध करना पड़ता है। अच्छा। पूरे 1 साल उसकी पूरी तरह से उसका आखनी करनी पड़ती है, उसका प्लानिंग करना पड़ता है। 2100 रुपए भी करने की बात थी, सरकार तो दोबारा से बन गई। 2100 रुपए देंगे क्या? पर राजू भाई, अब सुनिए ना, आपकी बात मैंने सुनी, सम्मान करते हैं, ठीक है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर इसका एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट सुनिए ना। एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है। दरअसल संजय गायकवाड़ तो ये कह रहे थे कि अरे विरोधी ने 2-2 हजार रुपए दे दिए, उसको वोट दे दी तुमने तो तुम वैश्या हो। तो जिन लोगों ने आपको वोट दी 1500 रुपए के चलते, वो भी तो फिर इसी कैटेगरी में आ गए। ये कह रहे हैं ना संजय गायकवाड़। मतलब आपने वोटर को समझ क्या लिया? नहीं, कोई इसका भी मतलब ये कैटेगरी पूछ में रहा हूं। नहीं आता है। वो संजय गायकवाड़ की व्यक्तिगत टिप्पणी है। शिवसेना पार्टी का उस टिप्पणी से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए, कब शो कॉज नोटिस दिया जाता है उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल, यही सत्ता का चरित्र है क्या? सत्ता से पहले तो दंडवत हो जाओगे, लमलेट हो जाओगे, आम आदमी के सामने उसके साथ खाना भी आलती पालती मार कर खाओगे, और सत्ता पर एक बार बिठा दिया, 1 मिनट राजू भाई, सत्ता में एक बार बिठा दिया तो भगवान बन जाओगे। यही सत्ता का चरित्र है क्या? देखिए, इस बात को अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि जिस नेता को इन लोगों ने भगवान बनाया, मैंने नहीं कहा, जेपी नड्डा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भगवान है, जेपी नड्डा ने कहा, हमने नहीं कहा है। अब वो भगवान जब सबसे पहले नीलांजना ज्योति 2015-16 में ही कहती है दिल्ली के चुनाव में कि जो हमको वोट देंगे वो रामजादे और जो नहीं देंगे वो हरामजादे, दिल से माफ़ नहीं किया होगा अब तक उन्होंने। जो नेता देश का तीसरी बार चुन के आता है वो मुजरा और मंगलसूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके महिलाओं के प्रति वो क्या सोच है उसकी वो दिखाता है, तो उसे खुश करने के लिए सब उछड़ पड़े हैं। रमेश बिदुड़ी पे आपने प्रोग्राम किया था संसद में, उसने क्या क्या कहा था? क्या एक्शन लिया नरेंद्र मोदी जी ने? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। संविधान की बात वैसी है। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने वेश्या तक चले गए, ये ज़्यादा खुश करने के लिए शायद मंत्री पद मिल जाए। 2.5 साल के मंत्री पद है, कहा है मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने कि ये 2.5 साल का है, इसके बाद हम इसका पूरा लेखा जोखा लेंगे और उसको असेस करेंगे और उसके बाद में 2.5 साल के बाद कुछ लोग और मंत्री बन सकते हैं। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कि वहां से फोन आ जाए, मंत्री पद मिल जाए, उन्होंने वेश्या कह दिया। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, फिर मैं संदर्भ समझिए ना मेरे सवाल का। मतलब सत्ता, दरअसल भगवान आप हैं, हमें तो ऐसे ही खामखा एक मुगालता पालने के लिए एक छोड़ दिया, जुबानी जमा खर्च है कि जनता जनार्दन होती है। भगवान तो भैया आप हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हैं अतुल लोंडे पाटिल? नहीं बराबर है। ये तो एक जो है ना सत्ता की मस्ती जो है ना बहुत सारी चीज़ों में दिखती है, बहुत सारी चीज़ों में। अब तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जिनको मीडिया ने सबसे अच्छा, सबसे संवेदनशील बना के रखा है, वो गया नहीं है अब तक भीड़ में, गए नहीं, कोई लेना देना नहीं है उनको। इतना अमानवीय खून हुआ है, वहां गए नहीं है। और ना ही परभनी गए हैं, जहां पर कह कर कि तू कौन से जात का है कह कर करके पुलिस ने मारा है और उसका खून हो गया है, वहां पर भी गए नहीं है।
तो कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं, चुन के लेना आते देना हैं, दरअसल ये कोई किसी mandate को नहीं है संदीप जी, अतुल। कोई नहीं, जनता नहीं, ने दिया हुआ एक mandate सेकंड, नहीं एक है। सेकंड। लेना देना दरअसल किसी को नहीं हो क्या गया है कि राजनीति का खेल अब आप लोगों ने मास्टर कर लिया है। पैसा फेंको, तमाशा देखो कि ये जनता है, बेवकूफ है, इन्हीं का पैसा इन्हीं को दे दो, 1000-2000 देखिए रुपए। एक संदीप मिनट, जी, पहले 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 पूरा सवाल, नहीं पूरा संदीप संदर्भ, जी। एक मिनट समझिए। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तेलंगाना में आपने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की बात कही, वो भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके चलते आपको बम्पर बहुमत वहां पर मिला। अभी तक तो लागू नहीं हो पाई है। कितने दिन हो गए आपको तेलंगाना में सरकार बनाए हुए? देखिए संदीप जी, आप जो लागू हुआ वो तो कहीं समझिए ना, ये भी लागू हो जाएगा। कर्नाटक में लागू हुआ, कर्नाटक में 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 1,62,00,000 फैमिलीज है, उसमें से 1,50,00,000 फैमिलीज को मिलता है। वहां पर 19,000 करोड़ की हमने किसानों की कर्जा माफी की है, उनको 15,000 रुपए जो है गृह लक्ष्मी योजना से 22,63,000 इंटीग्रेटेड स्कूल जो है बीपीएल कार्ड धारकों को अयोग्य भी ठहरा दिया। 22,63,000 कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना में। नहीं, देखिए संदीप जी, हमने नहीं संदीप जी, इस बात को समझिए, हमने पहले कुछ कहा था और बाद में कुछ किया, ऐसा नहीं है। बीपीएल धारक को ही हम देंगे ये कहा था। अब जो बीपीएल धारक में नहीं पैमाने है, निकालने उनको लगे निकाला ना। गया है, क्योंकि मैंने इसकी इंफॉर्मेशन ली। बीपीएल नहीं, बीपीएल का कार्ड होता है संदीप जी, आप समझिए बात को। बीपीएल का कार्ड होता है, बीपीएल का कार्ड जो है वो राशन डिपार्टमेंट, पीडीएस जो है वो डिपार्टमेंट देता है, वो कार्ड होता है। वो ऐसे टाइम पे बना लिया और उसको खारिज कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। हमने कोई 2.5 करोड़ महिलाओं को दे दिए और अभी 70% महिलाओं को बाहर निकालने के लिए नए नए पैरामीटर्स लगा दिए, ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, कांग्रेस में जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी नेता ने, मंत्री ने अगर कुछ गलत की आरोप भी लगे हैं तो उसको इस्तीफा पहले देना पड़ता है। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। इस तरह की बदजुबानी, इस तरह का तुम्हारे ऊपर संगीन आरोप लगने के बावजूद बेशर्मों की तरह सत्ता में बने बैठे रहना, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा है। मतलब कांग्रेस के पहले नेताओं ने भी पैसे गलती की है, बांटो, लेकिन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया अतुल, है। पैसे बांटो फिर कह दो कि वैश्या हो तुम हो क्या, तुम्हारे को तो 2 दानों में हम खरीद लेंगे, यही संदेश दे रही है ना राजनीति की जमात। बहुत संजय गायकवाड़ पे क्या एक्शन लिया था? तलवार से केक काट रहा है वो। संजय गायकवाड़ जो है वो कितना बदतमीज नेता है, ये सारे महाराष्ट्र को पता है। बांगर भी, इनके पास तो फौज है एकनाथ जी शिंदे के पास, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये क्यों संजय गायकवाड़ का पहला बयान है क्या? और अजीत दादा का पहला बयान है? अजीत दादा इसके पहले 2-3 बार बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके ऊपर शरद पवार साहब ने उनको कहा है त्रिवेणी संगम में जाइए। यशवंतराव चौहान जी का जो आदर्श है वो मानने वाला कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी। बोलो ना, त्रिवेणी संगम में अजीत दादा को बैठकर माफी मांगनी पड़ी है, इसके पहले भी बयानबाजी हुई है। अनुराग ढांडा, मैं नहीं कहना चाहता, अच्छा नेता है, एक काम मिनट, अच्छा, अब प्रशासन में अच्छी पकड़ है एक उनकी। मिनट, अनुराग ढांडा, दरअसल क्या आप लोग, ये तमाम राजनीतिक दलों पर लागू हो रहा है, वो औकात बता रहे हैं, हैसियत बता रहे हैं एक आम मतदाता की कि तुम हो क्या चीज, तुम्हें 1,500-2 हज़ार रुपए देंगे, दिखाएंगे। जैसे आप महिला सम्मान पर, अभी याद आया 10 साल बाद आपको 2100 रुपए देने चाहिए, और 3 दिन में 25 लाख महिलाओं ने पंजीकरण भी करा लिया था। तो आप जनता कह रहे हैं तुम हो क्या, 2 रुपए देंगे, तुम वोट नहीं, दे मुझे दो। लगता है, यही बात, वो दिल की बात जुबां पर आ गई, लबों पर आ मुझे गई लगता है संदीप भाई, अजित पवार की। मुझे लगता है संदीप भाई, राजनीति में बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई थोपता थोड़ी है आपके ऊपर, कोई आपको ज़बरदस्ती लाया थोड़ी है कि आपको राजनीति करनी है। आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए आए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए आए हैं, तो भाषा तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये दरअसल सत्ता का अहंकार है। जैसे अजीत पवार जी का आपने जिक्र किया, तो ये अपने आप थोड़ी इनके मुंह से निकल गया। कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल गई इनको। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने सत्ता में होते हुए इन्होंने वो छुड़ा ली। तो इनको अहंकार है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं भगवान हो गया हूं। आपने रमेश बिधूड़ी जी को सुना, ये सारी एक ही क्लास है। आपने रमेश उसमें अरविंद बिधूड़ी जी केजरीवाल को भी प्रियंका जोड़ गांधी के लीजिए बारे में ना, भी कुछ भी बोल वो दो। भी तो भगवान इसी तरह बने से बैठे आतिशी हैं। जी के बारे में कुछ भी ऐसे बोल दो। जो मैंने बताइए फ्री में जी शिक्षा दे दी, फ्री में ये दे दिया, बिजली में वो दे रहा हूं, पैसे किसके हैं? अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? अपना शीश महल भी तैयार कर लिया 33 करोड़ जब का, भी कोई एक 350% ज्यादा जो आकलन था कॉस्ट का, उससे ज्यादा खर्च करके, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मेरी जानकारी नहीं।
कोई एक वक्तव्य अरविंद केजरीवाल जी का नहीं दिखा सकते जब भी वो ये बात बोलते हैं कि मैंने बिजली फ्री दे दी, और साथ ही ये भी बोलते हैं कि जनता का पैसा था, जनता को ही लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप वेल एस्टिमेट करके अगर अपनी सही योजना, हमारा 5,000 करोड़ रुपए बजट हर साल बढ़ता है दिल्ली का, तो अगर 5,000 करोड़ रुपए हमको हर साल मिल रहा है, आपने पूछा कि 10 साल बाद क्यों याद आई 2100 रुपए की, तो हमने बहुत सारी योजना इंप्लीमेंट की हैं। और अगर 5,000 करोड़ हर साल बढ़ेगा तो मतलब अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। तो हम उसको प्लान करेंगे ना कि कहां खर्च करना है, किन योजनाओं में देना है। अगर आप रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहे हैं और अगर आप फिर भी देते जा रहे हैं, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, मैं अभी पढ़ रहा था कि 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, और फिर आप दे रहे हैं उसमें कि हम 2100 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, और आपको पता है नहीं कि आएगा कहां से, तो फिर वो गलत बात है। आपने हमसे पंजाब पे भी आप क्वेश्चन करते हैं कि आपने 1000 रुपए कहा था, आप ये कह के कि पंजाब पे आप करेंगे, मैं आंकड़ा बताऊंगा। पंजाब का जो कर्ज है जब से आपकी सरकार बनी है 91,000 करोड़ से बढ़ गया है, लेकिन महिलाओं को जो 1,000 रुपए महीने देने का वादा था वो 22 में बन गई थी ना आपकी सरकार, फरवरी के महीने में, अब तक तो दिया नहीं। 25 आ गया, मतलब मोटे मोटे 1 महीना कम 3 साल। देखिए गड्ढे भरने में टाइम तो लगेगा। देखिए जो भी मैनिफेस्टो लाया जाता है वो 5 साल के लिए होता है। मैं आपको 2 नंबर शेयर करता हूं, आपको शायद वो बात समझ में आ जाएगी। जीएसटी इंक्रीज अगर आप इस क्वार्टर में देखें, हमारा 28% जीएसटी इंक्रीज है, 21% एक्साइज में इंक्रीज हो रहा है। 800 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू होता था एक्साइज से, हमने उसको 6000 करोड़ तक हम उसको लेके गए, जितने लूप होल थे पॉलिसी में उसको कवर करते हुए हम वहां पे पैसा बचा रहे हैं। पहली बार पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्री बिजली देने के बावजूद भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो अगर आप पैसा बचा रहे हैं, अगर आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं, और अगर आप डेफिसिट भी देखेंगे, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे पॉइंट्स में ही सही, हर साल बजट डेफिसिट घटता गया है। पिछले तो वाला इसका सवाल मतलब हम लीजिएगा, सस्टेनेबल बना रहे हैं, पंजाब में रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। आपका यहां भी फिस्कल डेफिसिट शायद बढ़ेगा, ये शुरुआती आकलन है। राकेश मल्होत्रा है, दिबांग, होशियारपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं जब तक मुफ्त की रेवड़ी बंद नहीं होती या फिर जनता अपनी ताकत नहीं दिखाती तो नेता ऐसे ही बयान देते रहेंगे। मतलब रेवड़ी अगर चुनावी नतीजे तय करने लगेगी तो नेता कहेगा पैसे दे देंगे इनको, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। फिर जनता को तो वो यही समझेंगे जो संजय गायकवाड़ कह रहे हैं। देखिए रेवड़ी से मुझे लगता है ये ज़्यादा बात नहीं जुड़ती, ये जो मुझे लगता है संदीप बात जुड़ती है, ये सत्ता से जुड़ती है। जब आप सत्ता पे एक बार काबिज होते हैं तो वो आपको क्या देती है? 2 चीज़ें आपको मिलते हैं, एक तो संसाधन मिलते हैं आपको, और दूसरा आपको बेतहाशा विशेष अधिकार मिलते हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ जागरूकता कम है, जहाँ इतनी गरीबी है, वहाँ लोग इसको समझ नहीं पाते। आपके इर्द गिर्द जो तारीफ़ करने वाले हैं उनकी भारी भीड़ जमा हो जाती है, तो एक जो आपका परसेप्शन होता है अपने बारे में, जो आत्मबोध होता है, उसमें भारी परिवर्तन आता है। आपको ये लगता है कि अब तो मैं अजेय हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सत्ता है। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते रहते हैं, ये छोटे भैया भी कहते रहते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये उसी से आता है। तो इस हालत में जब भी आप आएंगे, जब इस तरह की बात करेंगे, तो उसमें जैसे जैसे सत्ता बढ़ेगी उसमें आप दूसरे के नजरिए से आप चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। गाजीपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं नेता चुनाव में हमदर्द और चुनाव बाद शेर दिखने की कोशिश करते हैं, जो आप कह रहे हैं, फिर वो हीरो बन जाते हैं, फिर भगवान हो जाते हैं। हाँ, और जब आप हीरो बन जाते हैं तब आप एक काम करते हैं, अब आप हीरो तो बन गए, पर लोगों को ये कैसे जताना है कि मैं एक ऐसा हीरो हूं जो कॉम्पिटेंट हूं। मैं ये साइकोलॉजी, जब से आपने ये बताया, मैं इस पर साइकोलॉजी में पढ़कर आया हूं, वो ये बता रही है कि तब आप ये भाव पैदा करते हैं, डर का भाव पैदा करते हैं दूसरे में, मतलब गुलाम हो। बिल्कुल, जब आप डर का भाव पैदा करेंगे, ये वही कोकोनट, मतलब ऊपर से काले या गेहूं हम हो गए हमारे सत्ताधीश, अंदर से वही गौरव वाली मानसिकता है। बिल्कुल, जब आप ये डर का भाव पैदा करेंगे तब आप ये जता सकते हैं कि आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंस का जो जामा है ना, वो फिर भी आप ओढ़ना चाहते हैं, आप चाहे कुछ भी हो। मुझे बड़ी मेरे को चोट सी महसूस हुई। अजित दादा पवार वो वैसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, पर वो कह रहे, अब मजाक में ब्रजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं, नहीं वो उनका तरीका है ये बात करने का। वो कह रहे हैं ज्ञापन जो लेकर आया है एक आम आदमी कि क्या मुझे खेती और मजदूर समझ रखा है। मेरे को आपसे शिकायत है इस पे। आप, इन्होंने कहा कि उनका अंदाज ही मजाकिया है, तो सर्कस में जाए ना। हाँ। जोकर का काम करें। हाँ। आप एक पार्टी के नेता हैं,
आप वहां पर इतने बड़ा आपका महत्वपूर्ण मंत्री पद है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा नेता तो इसी तरह से मजाक करता है। आपका काम मजाक करना है क्या? स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए? आपने बहुत हल्के में उनको छोड़ दिया। नहीं, मैंने इस पर आपको ग्रिल करना चाहिए था, इनको शर्म आनी चाहिए। के दौरान ऐसी भाषा का कब इस्तेमाल किया? मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हुए कि नहीं साहब ये तो हमारा इनका राजेश कुमार अड्डा हैं दिल्ली वासी, वो आपके सुर में ला रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या अजित पवार ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता उनकी गुलाम है? बिल्कुल यही देना चाहते हैं वो। आप जब सत्ता में आ जाते हैं, अभी अभी आपके नए जो केसेस बने हुए थे जिनसे आपकी मुश्किल फंसी हुई थी जान, वहां से आप छूटे हैं, अब आप सत्ता में हैं, पैसे भी हैं, आपको लगता है क्या सब गुलाम है मेरे? जनता क्या सब गुलाम है मेरे पार्टी वाले गुलाम हैं, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं, अधिकारी आसपास घूमते हैं, पुलिस अधिकारी आसपास घूमते हैं, वो सब गुलामों की बड़े तरह व्यवहार नेताओं से करते तो हैं। उनके कार्यकर्ता ही नहीं मिल पाते, आम जनता तो दूर की बात है। इसीलिए सिस्टम ऐसा बना हुआ है। एक पार्टी ऐसी है वहां की नेता वो ही कुर्सी पर बैठेगी और बाकी सबको नीचे फर्श पर बैठना पड़ता है। ऐसा भी है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप सत्ता में जब आ जाते हैं ना, तब आप इस तरह के काम करते हैं। ये सत्ता का चरित्र है देश में। ये सत्ता का चरित्र है, लेकिन अगर आप प्रेस हैं, फ्री प्रेस हैं, सोचते हुए प्रेस हैं, गंभीर प्रेस हैं, तो ऐसे लोगों को आपको सीधा बताना चाहिए कि आपकी बेशर्मी है, आप हट जाइए। दूसरे सज्जन बोल रहे हैं नहीं साहब वो तो हमने देख लेंगे। अरे भाई आप उसको पार्टी से निकाल के बाहर कीजिए। ये सवाल लीजिएगा पीसीआर, वो कह रहे हैं कि ये बम्पर बहुमत का साइड इफेक्ट है। मतलब वो कह रहे हैं अटकता झटकता बहुमत होता तो फिर ये दम्भ गुरूर ना आता। अब तो ये है कि भैया 5 साल नैया पार हमारी, क्या करोगे? जी हाँ बिल्कुल, ये तो एक बम्पर जीत है, वो भी है। दूसरा ये एक गुरूर सत्ता से आ रहा है। आप ये समझिए कि इसकी जड़ कहाँ है। इसकी जड़ इसकी सत्ता में है, इसकी जड़ संसाधनों में है, इसकी जड़ लोग जिस तरह से बिल्कुल निरही बन जाते हैं आसपास के, जिन लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। अब तो जुडिशरी तक बात चली गई है। जिस तरीके से अंकुश लगाने वाले चुनाव आयोग, जुडिशरी, पुलिस अधिकारी सब जिस तरह से बिल्कुल निरही बन जाते हैं एक नेता के सामने, इसीलिए उसको इतना मैदान, खुला मैदान मिल जाता है, खुद भी बदतमीजी करता है वो। हमारे दर्शक प्रयाग राजवासी हैं, अब 13 तारीख से कुंभ भी शुरू हो जाएगा। संजय वो कह रहे हैं जब तक जनता सबक नहीं सिखाएगी तब तक नेता सुधरेंगे नहीं। मतलब क्या जनता ये कहे? यहां पर देखिए दिबांग ने नाइतफाकी जाहिर की, पर ये रेवड़ी का जो कल्चर है, भाई नेता कहते हैं कि पैसे दे देंगे, जनता हमारे को वोट दे देगी। जनता कहे कि भैया ऐसा है, थोड़ा इत्मीनान से तसल्ली से हमें समझाओ, उस हिसाब से हम वोट देंगे। तो ये जिम्मेदारी विजय कुमार सिंह प्रयागराज वासी वो जनता पर डाल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए फाइनली जनता के पास एक वोट होता है और आजकल तमाम पार्टियां अलग अलग तरह के लुभावने वादे लेके आती हैं या चीज़ों को जनता तक पहुंचा रही हैं। कोई कैश दे रहा है, कोई कुछ और काइंड में दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली विवेक तो जनता को ही इस्तेमाल करना है कि हमें वोट अब किस आधार पर देना है, किस पार्टी को देना है। तो विवेक तो जनता को इस्तेमाल करना है और उसके लिए राजनीतिक पार्टियों के जो लुभावने वादे हैं उससे हटकर उन्हें सोचने की ज़रूरत है। यहां पर एक और हमारे दर्शक हैं, वो नंबर नहीं नोट कर पाए थे, मेरे फोन पर ही उन्होंने भेज दिया। प्रवीण रायपुर में रहते हैं, वो कहते हैं कि जैसा पत्रकारों को चौथा खंबा कहा जाता है, कोई खंबा खुंबा रह नहीं गया, उनका ये मानना है, पत्रकारिता जगत भी या पत्रकार या मीडिया, ऐसे ही जनता को जो जनता जनार्दन कहा जाता है, ये बेमानी बातें हैं, सीरियसली मत लीजिए इसे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बेईमानी बातें हैं, क्योंकि देखिए जब चुनाव होते हैं तो सारे नेता बड़े छोटे सब जनता के दरबार में जाते हैं। ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति का वोट भले ही असरदार ना हो, लेकिन जब कई व्यक्तियों का वोट एक साथ जमा होता है, और इस बात का पता है नेताओं को कि जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपके लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। जब नेता कुछ वोटों से हारते हैं अपना चुनाव, हमें याद है कई बार चुनाव आप 1 वोट से हार जाते हैं, 10 वोट से हार जाते हैं, उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता जनार्दन है, इस वक्त भी है, और नेता भी मानेंगे, पार्टियां भी मानती हैं कि अल्टीमेटली जनता नहीं, जनार्दन इसमें है। एक और आपने अहम बात, एक अहम बिंदु छेड़ दिया जिस पर अभी तक मैंने चर्चा नहीं की। वो कुंवर ब्रजेश सिंह, आज ही वो कह रहे हैं हम बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते, श्री राम के वंशजों से वोट मांगते हैं। मतलब एक वर्ग को पहले से ही हटा दो। ओम कुमार बीजेपी विधायक हैं, यूपी से ही, वो कहते हैं जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा।
देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सांसद हैं बिहार से, आप ही के गृह राज्य से, वो कहते हैं यादव मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो काम नहीं करूंगा। मतलब ये इतने बड़े भगवान बन गए कि ये कह रहे हैं कौन श्रद्धालु है, कौन कितनी श्रद्धा से मेरे सामने लमलेट है, साष्टांग है, हम तय करेंगे किसको आशीर्वाद दिया जाए किसको नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक गलत तरह की या गंदी तरह की राजनीति अब उभर के आ गई है, सेक्शनल पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि पहले के चुनाव में भी ऐसा होता रहा है कि जो चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी का उम्मीदवार हो या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो, वो अपनी साख देखता है कि हमें कहां से वोट मिलेंगे, किस गांव से, किस समुदाय से। लेकिन इसको बड़े शटल तरीके से किया जाता था और कहते नहीं थे कि भाई आपने वोट नहीं दिया तो हमें परवाह नहीं, हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की गोलबंदी या आप कहें कि मोबिलाइजेशन पहले भी होता था, लेकिन शटल तरीके से, जिसमें आप इसको खुलेआम नहीं कि अच्छा नहीं दोगे तो हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं। हो रहा है, खुलेआम, खुला खेल फरूखाबादी हो रहा है यहाँ पे। ऐसे में एक बड़ा आइडियलिस्ट सा सवाल है, पर ये आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा इसका। सुनील कुमार हैं झुंझुनू वासी, वो कह रहे हैं कि अगर राइट टू रिकॉल का कानून बन जाए तो फिर नेता बदजुबानी से बाज आ जाएंगे। थोड़ा आदर्शवादी है, पर कई देशों में राइट टू रिकॉल है। हाँ, नहीं, देखिए मुझे लगता है वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटा को और इफेक्टिव बना दें, अभी क्या है, नोटा एक बटन है, अगर हाइपोथेटिकली अगर 100 वोट हैं और 99 भी नोटा को पड़ गए तो जिसको 1 वोट मिलेगा वो जीत जाएगा चुनाव। मुझे लगता है नोटा को अगर आप और पावर्स दे दें, मतलब कुछ ऐसा कानून बन जाए कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1%, मान लीजिए वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, अगर इतना वोट नोटा को मिल गया तो चुनाव रद्द होगा, चुनाव दोबारा की जाएगी। अगर इतना सा मामूली परिवर्तन कर दिया तो आप देखेंगे नेता सहम जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता बड़ी संख्या में नोटा को वोट कर दे और हमें दोबारा चुनाव लड़ना पड़े। राजेश शाक्य हैं, पीसीआर वापस लीजिएगा, मध्य प्रदेश वासी हैं। उनका सवाल मुझे बहुत मौजू लगा, दिबांग। वो ये कह रहे हैं कि अजित पवार ही नहीं, किसी भी राज्य के मंत्री जनता को कुछ नहीं समझते। हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं अजित पवार पर। दरअसल सब मंत्रियों का शक्ल यही है, वो लाल बत्ती में बैठकर और वो अपने आलिशान बंगलों में ऐसे कैद हो जाते हैं, उसमें मतलब वही हैं, हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, उस मुद्रा में रहते हैं। संदीप, जो मैं पहले कह रहा हूं, देखिए अंकुश लगाने वाली संस्था कौन है? जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग है। क्या करता है चुनाव आयोग? सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिना लाल लपेट में। इसके बाद अंकुश लगाने वाली संस्था कौन है? आप जीत कर आ गए, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। रमेश तारीख पे तारीख किया। स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया? वो शब्द हटा दिया, उनके खिलाफ कारण बताओ, नोटिस भी जारी हुआ था, क्या हुआ उसमें? स्पीकर तो खैर, स्पीकर की भूमिका पर तो बहुत समय से सवालिया चिन्ह लगा हुआ है। स्पीकर है, मान लेता हूं, चलिए। सुप्रीम कोर्ट है, क्या करता है? कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे दर्शक है लखनऊ वासी, वो कह रहे हैं चुनाव और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा, पर दखल कहां दिया जा रहा है? आप ही की जो मैं बात कर रहा हूं। देखिए, तीसरा आप देख लीजिए, मीडिया है। कम से कम इन लोगों से आप करारे सवाल पूछें, इनकी आंखों में पानी आ जाए, इससे इनको छोड़ना नहीं है। और ऐसे नहीं है, लोग हैं पूछने वाले, नहीं पूछ रहे हैं आजकल। आप देखिए मीडिया की क्या हालत है। वही जो हमारे, जब अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, आपके अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो तो पहले ही जेब में चले गए। जब ये लोग जो इंडिपेंडेंट, जिनको कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिनके सहारे लोकतंत्र खड़ा हो जाता है, जुडिशरी है, मीडिया है, जब वही धराशायी हो रहे हैं, तब आप क्या ये बिल्कुल करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ऐसे में दरअसल जो मालिक है, जो असल मालिक यानी कि आप दर्शकों, आम जनता, जनता जनार्दन, आपकी लाठी वो जिस दिन उठेगी, आवाज भी नहीं आएगी और सिस्टम भी क्या दुरुस्त हो जाएगा। हम औरों पर जिम्मेदारी डालते रहें, क्या जनता जनार्दन यानी कि आप अगर वो सवाल पूछने लगे कि भाई मालिक हम, तो बॉस तुम कैसे बने बैठे हो, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत अपने आप हो जाएगी? इस पर जरा सोचिए। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।